नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका विमर्श ज्ञानालय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्यूशन की। और दोस्तों इस क्लास में हम आपको अनेक तरीके बताएंगे और दोस्तों एक ट्रिक भी बताएंगे कि आप किस तरीके से कोई भी एग्जाम में चीज भूल जाते हैं तो किस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं। आज की वीडियो दोस्तों, आज से जो शुरू हो रही है हमारी वीडियो श्रृंखला है, ये एग्जाम में आपको, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको 80 से 95% तक नंबर दिलाने की ताकत रखती है। तो आइए दोस्तों, बने रहिए क्लास के साथ। आज से शुरुआत कर रहे हैं हम। आज हमारा पेपर सॉल्यूशन होगा मैथमेटिक्स का, क्लास 10 का, कक्षा 10 का जो पेपर मैथमेटिक्स का है हम उसको देखेंगे। ये आपका 2023 में पूछा गया था। ये देखिए, गणित का प्रश्न पत्र है, 2023 में पूछा गया था, पूर्णांक 70 है और ये आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग है और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए खंड आ, जो पार्ट ए होता है, इसमें क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के। आप इनको कई बार छोड़ के चले आते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, ये क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, परिमेय संख्याओं से पूछा था। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न की तरह लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जिनको। जबकि कंडीशन क्या है, P और Q जो है इनमें से कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q के बराबर P/Q की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं और जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए √3, इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू क्या है 1.732 और यही रिपीट होता चला जाता है। अब ये देखिए 0.1, अगर आप इसे √ के अंदर 1/10 लिखेंगे तो ये भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए, ये देखिए 0.1011, ये तो कंटिन्यूअसली रिपीटेड है। अब आप बताइए जो √9 है, √9 को अगर √ से बाहर निकालेंगे, वर्गमूल से बाहर निकालने पर क्या आएगा 3, और 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। तो आपको हमने क्या बताई थी, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाए। तो 3/1 जो है इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कई बार आपसे पूछता है पाई जो है किस प्रकार का नंबर है, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। और कई स्टूडेंट सोचते हैं P का मान 22/7 होता है तो वह इसे परिमेय बता देते हैं, परिमेय। दोस्तों याद रखिए, जो पाई का मान 22/7 है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग वैल्यू है। इसलिए पाई जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई रेशनल नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं अगर आपको ये परिमेय संख्या होती क्या है ये पता है। अब आप बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण दिया था x + y = 10 और x - y = 4, इसको हल करना था। दोस्तों किन्हीं समीकरण को हल करने के लिए क्या करना है, x + y = 10 और x - y = 4। अब देखिए y यहां प्लस का यहां माइनस का, अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ लें, योग कर दें, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 10 और 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/2 = 7 आ जाएगी। ये x की वैल्यू आ गई 7। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू 5 थी, यहां पर x की वैल्यू -7 है, यहां पर 7 है और यहां पर 7 है। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 रख दिया हमने इस समीकरण में। 7 + y = 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, 10 - 7 तो क्या हो जाएगा 3 जो आएगा y की वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न जो आपसे यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। वो तीसरा प्रश्न क्या था, 5 और 9 की y अक्ष से दूरी। अब दोस्तों ये x अक्ष और y अक्ष से दूरियां काफी पूछी जाती हैं। ये क्या है, ये है हमारा y अक्ष और ये है x अक्ष। बिंदु क्या है 5, 9।
ये एक्स अक्ष वाला है और ये वाई अक्ष का है। तो एक्स अक्ष पे 5 यूनिट आगे बढ़िए, 5 यूनिट मतलब 0 1 2 3 4 5, 5 यूनिट हम आगे बढ़े तो ये है 5। और वाई अक्ष पे कितना यूनिट बढ़ना है 9, तो बढ़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर कोई बिंदु है तो ये दोनों बिंदु आपस में कहां मिलेंगे, अगर लाइन खींचेंगे यहां पर जाके मिल रहे हैं ये। तो ये कौन सा बिंदु है 5,9, 5,9 ये वाला बिंदु है। आप देखिए अब पूछ रहा है वाई अक्ष से दूरी बताइए। अब देखिए वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप देखिए ये यहां पर कितनी दूर है, ये वाली लाइन 5 यूनिट दूर है, तो ये वाई अक्ष तो ये है ना, तो इसकी वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, जितनी ये है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी तो ये है ना, तो बस ये 5 है तो ये भी 5 होगी। इसका आंसर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था 5। लेकिन ये हम आपको आने वाले वीडियो में जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके दीर्घ उत्तरीय और अति लघु और लघु उत्तरीय, उसमें जो आएगा तब हम इनको फॉर्मूला भी बताएंगे किस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहां पर हमने ये बताया कि आपको हल नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते थे, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी। समद्विबाहु का मतलब हो गया ए बी सी, मतलब ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तभी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज है मतलब ये 90 डिग्री कोण है। एक भुजा अगर 5√2 है, ये भुजा 5√2 है तो ये भी 5√2 हो गई। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो आधार का स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर प्लस जो लंब है, मतलब ये देखिए परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण हाइपोटेनियस के बराबर होता है, एसी के स्क्वायर के बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अब ए बी और बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है, तो 5 पंजे 25 दूनी 50 प्लस 50 बराबर क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर। तो 50 50 हो गया 100 बराबर ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर स्क्वायर हटेगा ये अंडर रूट में आ जाएगा 100, और अंडर रूट से बाहर 100 जाएगा तो क्या आएगा, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10 होगा। बस ए ऑप्शन करेक्ट था, 10 सेंटीमीटर होगा कर्ण। इतना लंबा चौड़ा करना नहीं है, ये तो आप डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते थे। 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 50 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10 इजीली। लेकिन ये आपको मेथड हमने समझा दिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन पूछा गया, त्रिकोणमिति से। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछ लिया गया। साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए जो साइन स्क्वायर 18 डिग्री है इसको लिख लीजिए, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 72, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 72, कॉस 72 का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर 72 हो गया, ये कॉस स्क्वायर 72। बस यहां पे साइन स्क्वायर 18 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 72 डिग्री माइनस का कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। बस दोनों बराबर है, वैल्यू 0। मतलब साइन 90 माइनस थीटा की कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा था, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बस यही याद रखिए। तो इसकी वैल्यू आ गई बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 0। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यदि संख्याओं 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों माध्य क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, याद रखिए हमेशा माध्य कभी भी निकालते हैं तो पदों का योग, पदों का जो योग होता है बटे पदों की संख्या, पदों की जो संख्या है उससे विभाजित कर दो। अब पदों का योग क्या होगा, 8 7 15, 15 और 11 हो जाएगा 26, 26 में 14 जोड़ेंगे आ जाएगा 40। तो पदों का योग हो गया 40 प्लस x भी तो है, ये x भी है 40 प्लस x। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पदों की संख्या है। और ये माध्य दिया हुआ था कितना है, माध्य कितना है,
माध्य दोस्तों x दिया हुआ था, माध्य भी इसका x है, ये दिया हुआ था, तो माध्य क्या है x है, बस हल हो जाएगा। 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x आएगा, बराबर होगा 40 प्लस का x, x इधर आएगा तो 5x माइनस x हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। 5 में से एक x जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 40, तो x बराबर क्या हो गया 4 धाम 40, मतलब x की वैल्यू 10 आएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, x की वैल्यू 10 आएगी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दोस्तों देखते हैं ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन देखिए। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान बताइए। अगर दोस्तों मूल बराबर होते हैं तो 3 कंडीशन आप लिख लीजिए। जो b² माइनस 4ac होता है, अगर इसके मूल वास्तविक होंगे तो 0 से बड़ा होगा। v² माइनस 4ac अगर इसके मूल जो होंगे बराबर होंगे, समान होंगे, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी कब होगी, जब मूल इसके काल्पनिक होंगे। तो इतनी बात याद रखिए, ये 3 कंडीशन। बस मूल क्या है, समान है, मूल समान है तो b² माइनस 4ac क्या है 0 के बराबर होगा। मूल समान की कंडीशन ये थी। बस जब 0 होगा तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac, और c की वैल्यू पूछा है तो c बराबर क्या हो जाएगा b², ये 4a नीचे आ जाएगा इसके डिवीजन में, तो b² बटे 4a, b² बटे 4a कहाँ है, डी ऑप्शन करेक्ट था इसका। तो c की वैल्यू b² बटे 4a हो गया, बिल्कुल सही हो गई। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, दिए गए चित्र में यदि AD की वैल्यू x प्लस 3 है और BD की वैल्यू क्या है 3x प्लस 19 है, तो AE बराबर अगर x है, AE की वैल्यू x है, तो EC की वैल्यू 3x प्लस 4 दी हुई है, तो x का मान पूछा था क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों। एक कंडीशन इसमें और दी है, क्या DE जो है, DE ये वाली भुजा BC के समानांतर है, यही कंडीशन आपको आंसर तक पहुंचा देगी। तो मतलब अगर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कैसे, अब देखिए दो कोण दोनों का उभयनिष्ठ है, ये भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब अगर भुजाएं समानांतर हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण उभयनिष्ठ है तो दोनों ये कोण इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तीनों कोण आपस में बराबर है तो समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये पूरे वाले बड़ा वाले त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। बस इतनी बात याद रखिए। तो ये वाली भुजा देखिए कितनी है, x प्लस 3 हो गई, बटा अब बड़े वाले त्रिभुज ACB की ये वाली भुजा क्या हो जाएगी 3x प्लस 19 प्लस x प्लस 3 हो जाएगी। तो 3x प्लस 19 और x प्लस 3, भाई ये वाली इतना पार्ट और इतना पार्ट जोड़ के ही तो ये पूरी भुजा होगी। भाई हमने लिखा है यहाँ पे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा जो ये वाली भुजा है x बटा क्या हो जाएगा, ये पूरी वाली बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 3x प्लस 4 प्लस का x हो जाएगा, 3x प्लस 4 प्लस का x हो गया। बस इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा। ऊपर क्या हो गया x प्लस 3, नीचे हो जाएगा 3x और ये x क्या हो गया 4x, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, बराबर क्या होगा x बटे 3x और x हो जाएगा 4x और प्लस का 4, तो ये दिया हुआ था 4। अब दोस्तों इसे हल करने की जरूरत नहीं है, द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें ऑप्शन रख दीजिए। ऑप्शन देखिए, अगर आप इसमें ऑप्शन पहले छोटा रखिए, 1 रख के देखिए आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 22 कितना हो जाएगा 26। अब इधर भी रख के देखिए 4 बटे 26 आ रहा है, 1 बटा 4 4 8 आ गया। ये दोस्तों देखना है 4 बराबर नहीं आ रहे हैं, दोनों बराबर आने चाहिए। बराबर कब आ रहे हैं, अब दोस्तों रख के देखते हैं। अब इसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी है 2 है, अब 2 को रख के देखते हैं इस समीकरण में। तो 2 प्लस का 3 बटा नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 22 हो जाएगा, बराबर 2 बटे नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 4। अब इसे हल करके देखिए 5 बटा 30 हो गया, ये हो गया 2 बटा 12, 5 छक्का 30 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा, मतलब 1 बटा 6 बराबर 1 बटा 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई, दोनों पद बराबर हो गए, 2 सेंटीमीटर पे सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर 2 सेंटीमीटर था। x की वैल्यू क्या आई
2 सेंटीमीटर आई। तो बस आपको ये सब पता होना चाहिए कि भुजाओं का अनुपात की क्या शर्त होती है, यही आपको पता होनी चाहिए थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समानांतर माध्य पूछा था। 10 संख्याओं का मतलब पहले 1 से 10 तक की सम धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से लेके n तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है, वो हमेशा फॉर्मूला याद रखिए, n गुणा n प्लस 1। यहां देखिए 1 से 10 तक की है, तो 1 से 10 तक की सम संख्याओं का मतलब हो गया, कितनी सम संख्याएं होगी इसमें, 2 4 6 8 10। कितनी संख्याएं हैं 10 तक, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 गुणा 6 बराबर 30 आएगा, इनका योग 30 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, n गुणा n प्लस 1, इनका योग हो गया 30। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये बताइए। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला। पदों का योग क्या आया है, 30 आया है, लिख दीजिए 30। और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है पदों की संख्या, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 6 बार जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो समानांतर माध्य जो आ रहा है, समांतर माध्य आ रहा है 6 आएगा, 6 जो होगा, 6 जो आएगा आपका अर्थमेटिक मीन आएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन 6। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड पूछे थे। 156 के अभाज्य गुणनखंड पूछे थे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होंगी अथवा 1 से विभाजित होंगी, और इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पूछ रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। दोस्तों आपको पता है 156, अब इसे केवल अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते जाइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, क्योंकि 2 केवल स्वयं से विभाजित होती है अथवा 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं होती है। तो याद रखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर इसे 2 से विभाजित करिए, 2 3 6, 2 निम 18 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 से विभाजित होगा, 3 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि स्वयं से विभाजित होती है या 1 से। बस 3 से काटेंगे तो ये 13 टाइम जाएगा, 13 बार जाएगा। अब देखिए 13 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि खुद से ही विभाजित होती है ये, इसके अलावा किसी से नहीं होगी, 1 बार जाएगा। तो बस इसी के यही अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या आया, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है, 1 बार, और 13 1 बार है। तो यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 क्या है, बी ऑप्शन। देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, बिल्कुल। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। जरा ये देखिए, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्य क्या होगा, माध्यक पूछा था। आप दोस्तों एक रिलेशन याद रखिए, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपको याद है तो आपका आंसर सेकंड में निकल आएगा। बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक जो दिया हुआ है वो 12 है, तो बहुलक 12 लिख दीजिए, बराबर 3 गुणा माध्यिका आपसे पूछी गई है, माध्यिका पूछी गई है तो माध्यिका ऐसी रहने दीजिए, माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य दिया हुआ था, माध्य कितना है 24 है, 24 है, तो 2 गुणा 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, 48 जब इधर आएगा उधर माइनस का है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो 12 प्लस 48 बराबर 3 गुणा माध्य का हमने मान ली इसे m से डिनोट कर देते हैं, बड़ा सा लिखेंगे नहीं, तो 48 और 12 क्या हो गया, 48 और 12 हो गया 60 बराबर 3 गुणा m। अब 3 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा तो कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 20 आएगा, तो माध्यिका क्या आई 20 आई माध्यिका। आप आसानी से हल कर सकते थे इसे, 20 बी ऑप्शन इसका सही हो गया, 20 आएगी माध्यिका। आप फॉर्मूले देखते जाइए, रिवीजन होता जाएगा फास्ट मोड में। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण 3x, अब दोस्तों देखिए रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है, 4x प्लस ky बराबर 10 है,
कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान होगा, मतलब इसके अनंत हल हैं। तो कभी भी दो समीकरण अगर दिए हैं ना, जैसे ax प्लस b a1x प्लस b1y बराबर c दिया है और a2x प्लस b2y बराबर यहां पर दिया है, ये c1 मान लेते हैं, इसे c2 मान लेते हैं। अभी दोस्तों जिसके भी अपरिमित हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, उन रैखिक समीकरणों की कंडीशन क्या होती है, उनमें जो a1 होता है और a2 इनका अनुपात बराबर होता है b1 अनुपात b2 के, और ये भी बराबर होता है c1 अनुपात c2 के। ये कंडीशन होती है जब कोई रैखिक समीकरण जिनके अनंत हल होते हैं उनकी कंडीशन होती है a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये अनंत हलों की कंडीशन है। a1 की वैल्यू यहां क्या है, a1 की वैल्यू 2 है, रख दीजिए। a2 की वैल्यू क्या है, यहां a2 की वैल्यू देखिए a2x 4 है, रख दीजिए 4 बराबर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ b1 y के साथ तो 3 है, रख दीजिए। b2 की वैल्यू क्या है, देखिए b2 y, b2 के साथ में यहाँ क्या है y है, तो b2 की वैल्यू क्या है k है। बस इसी से आपका हल निकल आएगा, c1 c2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो देखिए 1/2 बराबर 3/k, तो k की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k एकम k हो गया बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आई, 6 आई। डी ऑप्शन देखिए इसका करेक्ट था, k की वैल्यू 6। ये आपको बताना जरूरी था, ये आपके जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे उनमें भी लगेगा ये फॉर्मूला, ये चीजें कॉन्सेप्ट ये बताना आपको बहुत जरूरी था। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कराएंगे ना, तब आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये देखिए त्रिभुज एबीसी, दो दोस्तों त्रिभुज दिए थे समबाहु त्रिभुज एबीसी और बीडीई। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज एक ये है, ए बी और सी। बी जो डी भुजा है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी क्या है, ये इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया यहां डी है। तो त्रिभुजों एबीसी, ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समबाहु, दोनों त्रिभुज समबाहु है। अगर दोस्तों मान लेते हैं कोई ई बिंदु यहां पर है ई, तो बी डी ई हो गया, क्योंकि त्रिभुज समबाहु है तो ये वाली भुजा ये भुजा तो बराबर ही होगी। अब आपको बताइए क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, मतलब एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात। अब आप बताइए एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा मान ली हमने ए है, √3/4 ए स्क्वायर हो गया। और बीडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बीडीई का क्षेत्रफल √3/4। अब ये भुजा देखिए, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये अगर पूरी भुजा ए है तो ये वाली भुजा क्या हो गई, a/2 हो गई। भुजा की जगह a/2 रख दीजिए, a/2 का स्क्वायर। अब ये ऊपर की ओर कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया अनुपात, ऊपर √3/4 ए स्क्वायर हो गया, नीचे देखिए क्या हो गया √3/4 ए स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर भी हो गया, मतलब 4 हो गया। अब ये देखिए ये वाला पूरा टर्म, अब ये 4 ऊपर घूम के पहुंचेगा तो 4 गुणा हो जाएगा, क्या बचा √3/2 ए, √3/2 ए स्क्वायर बटे √3/2 ए स्क्वायर, यही तो बचा। दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बता 4 और नीचे 1। तो बस त्रिभुज एबीसी और बीडीई का अनुपात क्या आएगा, 4:1 आया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको। अब ये देखिए cos A की वैल्यू दी हुई थी, किसी समकोण त्रिभुज में cos A की वैल्यू अगर मान लेते हैं ABC, cos A की वैल्यू अगर 7/25 है तो tan A प्लस cot A के मान पूछा था। अब दोस्तों देखिए cos A का मतलब क्या होता है, आपको एक याद रखिए, लाल अपॉन कक्का करके ये ट्रिक होती है, ये याद रखिए। ये होता है साइन पहला, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, और इनके रिवर्स क्या होते हैं, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक और कॉस का रिवर्स होगा सेक और टेन का होता है कॉट। बस ये याद रखिए। अब देखिए कॉस दिया हुआ है, मतलब आधार बटे कर्ण दिया था। आधार कितना होगा 7 और कर्ण था 25, 7/25 था।
तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 625 में से 49 जाएगा तो 576, ये आएगा 24। बस आपको tan a क्या हो जाएगा, tan a हो जाए लंब बटे आधार, मतलब जो परपेंडिकुलर है ये है 24 अपॉन आधार हो गया 7, प्लस cot a क्या होगा, tan a का उल्टा होगा, क्या हो जाएगा 7 बटे 24। इसे हल करेंगे क्या आएगा, 7 चौक 28 आएगा और 7 दूनी 14 और 1 2 16 हो जाएगा 168। अब देखिए 168 कहीं ऑप्शन में था, कहीं नहीं था 168, केवल एक ऑप्शन में था, इसलिए आप टेक करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी का 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 625। इसलिए आपको ये पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, केवल लास्ट डिजिट देख के टेक करके आगे बढ़ना है, बस इजीली जल्दी हो जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर दी है, तो पाई गुणा 4 का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर, प्लस इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, पाई गुणा 3 का स्क्वायर। तो अगर पाई कॉमन आएगा तो क्या होगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पाई गुणा ये हो गया 25। तो ये क्या किसका स्क्वायर हो गया, पाई गुणा 5 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जो बड़ा सर्किल आएगा बड़ा वाला, उसकी त्रिज्या कितनी आई, रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई। इस तरीके से आप हल कर सकते थे, 5 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट था, 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 30 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल पूछे थे क्या होंगे। अब दोस्तों द्विघात समीकरण हल करने के लिए हम आपको गुणनखंड विधि बताते हैं कैसे निकालते हैं। अगर ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, तो सबसे पहले ये देखिए क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का सी बराबर 0। तो सबसे पहले आपको a गुणा सी करना है। a गुणा सी देखिए कितना आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है और c की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 है, माइनस का 10, तो क्या हो गया, ये माइनस का 10x स्क्वायर हो गया, a गुणा सी। अब दोस्तों क्या करना है, माइनस के 10x स्क्वायर को ऐसे तोड़िए, माइनस 10x स्क्वायर को, कि आपको ऐसे इसके दो गुणनखंड कीजिए कि उनका योग अथवा उनका घटाने पर वो माइनस के 3x आ जाए। माइनस 10x स्क्वायर को ऐसे तोड़िए, अगर हम लिखें माइनस 5x गुणा 2x, अब देखिए माइनस 5x गुणा 2x, इनका गुणा करने पे माइनस 10x स्क्वायर हो जा रहा है। अब देखिए माइनस का 5x प्लस का 2x करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 3x आ रहा है। बस यही आपको करना था। तो ये इसके कैसे गुणनखंड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखिए माइनस का 5x प्लस 2x, ये तो माइनस 3x हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, वही बात, कोई इक्वेशन सेम रहा। अब x इसमें से कॉमन आ रहा है, x माइनस 5, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए x माइनस 5, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 2 बराबर 0। तो x के मान क्या आ गए, 5 आ गया, और x का एक मान आ जाएगा माइनस का 2। बस ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 कॉमा माइनस 2 आंसर था, बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट था। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, ऐसे करते हैं इसके गुणनखंड। अब दोस्तों देखिए 18वां कोण, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, मान लेते हैं समतल मैदान ये है, मीनार ये है, इसकी छाया, इसकी लंबाई, इसकी जो छाया है उसकी लंबाई का √3 गुना है। मान लेते हैं इसकी लंबाई h है, तो इसकी छाया की लंबाई कितना हो गई, √3 गुणा h हो गई, यही दिया हुआ है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखिए अगर इसकी जो ऊंचाई है वो h है, ये √3 इंटू h है, तो उन्नयन कोण मतलब सूर्य कहां पर है, सूर्य यहां पर है, तो सूर्य को हम कहां से देखेंगे, ऑब्जर्वर कहां होगा, उन्नयन मतलब ऊ, उन्नयन से याद रखिए, उन्नयन ऊ से याद रखिए, ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है। जब भी हम ऊपर की ओर देखेंगे ऑब्जर्वर यहां होगा, तो कहां होगा एंगल, ये होगा उन्नयन कोण। बस इतना याद रखिए। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, टेन थीटा बराबर लगा दीजिए, टेन थीटा मान ली हमने इसकी वैल्यू, टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, लंब जो है वो h है, आधार कितना है, √3h है, √3h, h से h कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा बराबर अगर
1/√3 है तो थीटा बराबर क्या होगा, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री जो होगा उन्नयन कोण होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या क्या होगी। जब भी दोस्तों किन्हीं धातुओं को पिघलाकर कोई एक शेप से दूसरी शेप बनाई जाती है, एक आकृति से दूसरी आकृति, तो उनका आयतन हमेशा बराबर रहता है, क्योंकि मटेरियल तो दोनों में बराबर ही रहा है ना, वहां से पिघलाया गया, अब वो बनाए गए 50 बनाए गए 100 बनाए गए, लेकिन उनका टोटल मटेरियल तो बराबर होगा, तो वही आयतन होता है। अब देखिए ठोस बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r² h। अब देखिए जो बनाए गए गोले हैं, मान लीजिए हमने n गोले बनाए गए, अब गोलों का आयतन क्या होता है, एक गोले का 4/3 पाई r³, यही तो होता है। अब देखिए यहां पर पाई से पाई तो कैंसिल कर दीजिए, पाई से पाई। अब यहां इसकी त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर, व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या 2 हो गई, 4 गुणा ऊंचाई 45 है, 45 रख दी हमने, बराबर n गुणा 4/3 कितनी सेंटीमीटर व्यास वाले, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 3 हो गई, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसे हल कीजिए, n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू क्या आएगी, n बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 45। देखिए ये 3 इधर गुणा हो जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 4 गुणा 9 गुणा 3 हो गया, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 क्या बचा, 5 बचा ना। n की वैल्यू क्या आई, 5 आई, 5 जो होंगे गोले बनेंगे 5, बी ऑप्शन करेक्ट था, इसके 5 गोले बनेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे हल करते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां क्वेश्चन। यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एक एबीसी त्रिभुज जो है एबीसी एक त्रिभुज है दोस्तों, ये ए बी और सी समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि जो डी बिंदु है, डी ये एडी परपेंडिकुलर बीसी पर है, एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो एडी स्क्वायर मतलब इस वाली भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये पूरी भुजा ए होगी और ये भुजा a/2 होगी, ये भुजा a/2 होगी। अब दोस्तों देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, AC जो कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, वो आधार के स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर कितना हो गया, a²/4 प्लस का जो परपेंडिकुलर है AD का स्क्वायर लिखिए, AD का स्क्वायर। अब AD का स्क्वायर निकालने के लिए इसको इधर लाइए, AC कितना है, A है, तो a² - a²/4 बराबर AD² हो गया। अब इसे हल करेंगे तो 4 एकम 4 में से 3 जाएगा, 3a²/4 बराबर AD² आ गया। तो AD की वैल्यू AD² हमें मिल गया 3a²/4। अब देखिए अगर DC का 3 गुना करेंगे, DC क्या है, DC ये है, DC कितना है a/2, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, a²/4। अब इसमें 3 का गुना करिए, 3। अब ये देखिए AD² के बराबर हुआ, AD² क्या है 3/4 a², 3/4 a², बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका मैच हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इसका सही था। इस तरीके से हल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। और भी दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के बहुत सारे मेथड हैं, आगामी वीडियो में हम आपको उनको भी बताएंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर आप 90% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज एक विमर्श एजुकेशन के इस यूपी बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए और शेयर कीजिए। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे हम आपको यहाँ उतने ही ज्यादा प्रैक्टिस सेट, साइंस का प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे और इसके साथ अदर सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।